मैम एयर पोल्यूशन पढ़ चुके हैं, साउंड पोल्यूशन पढ़ चुके हैं। और वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ चुके हैं। वाटर पोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं मैम। ठीक, उसके पहले क्या पढ़ा था? सिलेबस पढ़ा था मैम, क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज मेरी क्लियर है? अब माइक ऑन कर, हाँ अब माइक ऑन करके बताइएगा। स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में, विजिबल है? जी मैम। ओके, चलिए हम आज हमारा मे बी ये कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट पर स्विच कर जाएंगे। लेकिन हम अब करेंगे 7th टॉपिक, हमारा जो लास्ट टॉपिक है पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम बीच के टॉपिक्स के दो तो हमारे साथ साथ हो गए। एक इसका है, इसका जो हमारे दोनों के रिलेशन है एनवायरनमेंट के और हमारे, उसका इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पे क्या पड़ रहा है वो हमने साथ साथ देख लिया। डिजीज हम साथ साथ देखते जा रहे हैं, तो 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं एक साथ। फिर उसके बाद के जो टॉपिक है वो हम 7th टॉपिक, लास्ट टॉपिक के बाद में कवर करेंगे। अभी हम आ जाते हैं, आज हमारा आ जाएगा पॉल्यूशन में लास्ट पॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसमें से सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण, ये दिख रहा है, ये कौन है, किसकी तस्वीर है ये तस्वीर? ये सूखे हुए पेड़ जो है, तो सॉइल पॉल्यूशन से जो पेड़ खराब हो चुके हैं, ये भूमि बंजर हो गई। धरती माता की तस्वीर है। ये धरती माता जब प्रदूषित हो गई तो उनकी ये हालत हो गई है। ठीक, जी मैम। दयनीय दयनीय स्थिति दिखाई गई है इस पिक्चर में, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है धरती माता की। सामान्य परिचय अब क्या है मृदा प्रदूषण का? मृदा का प्रमुख गुण है जीवधारी को क्या करती है, जो मिट्टी है या मृदा है वो क्या काम करती है, मुख्य काम क्या है उसका? सबको भोजन जीव पहुंचाना। सारे जीव जंतुओं के पेट का पालन करना। क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो कहाँ पौधे होंगे और कहाँ सनलाइट से वो भोजन बनाएंगे? तो सबसे मेन रोल अगर देखा जाए तो फिर मिट्टी का ही है। और उसी की अगर जो भी पोषण देने की जो क्षमता है, इफिशियंसी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें कमी आ जाए किसी भी कारण से, तो ऐसी मृदा फिर क्या कहलाती है? प्रदूषित मृदा कहलाती है। और इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। नेचुरल भी हो सकते हैं और हमारे द्वारा भी किया जा सकता है ये पोल्यूशन। पॉल्यूशन के कारक सारे वही हैं। हर प्रदूषण में हम देख रहे हैं कॉमन है वही, कैडमियम है, लेड है। एयर पोल्यूशन में भी वही चीजें हैं ऑलमोस्ट, नाइट्रोजन है, सल्फर है। सारे प्रदूषण में तत्व तो वही है, क्योंकि जहरीले तत्व वही है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते और हमारी बॉडी में पहुंचकर उसको क्या करते हैं? प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो फर्क या अंतर सिर्फ इतना है कि किस किस तरीके से ये हमारे बॉडी में पहुंच रहे हैं। जब एयर के थ्रू पहुंच रहे हैं तो हमने उसको एयर पोल्यूशन कह दिया। सॉइल के थ्रू पहुंचेंगे तो सॉइल पोल्यूशन कह देंगे हम उसको। वाटर के थ्रू पहुंच रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन कह देंगे। नाम बस चेंज हो गए हैं, जिस सोर्स से वो आ रहे हैं उसके बेस पर। अब मिट्टी में वो कैसे जा रहे हैं? सब एक दूसरे से कनेक्ट है। हवा में कैसे जा रहे थे? हवा में जा रहे हैं पहले हमारे ही कारण से। पानी जब पानी में मिले हैं, पानी वेपर बन के उड़ा, उसमें कहीं ना कहीं मिलके जा रहे हैं। या जो धुआं है चिमनियों का, उद्योगों का, उससे निकल के जा रहे हैं, ऐसे उसमें मिल रहे हैं। लेकिन मिट्टी में कैसे जा रहे हैं? मिट्टी में दोनों के कारण जा रहे हैं। ये लिखे है ना, नेचुरल जो कारण लिखे हुए हैं इसमें, वर्षा से भी जा रहे हैं, हवा से भी जा रहे हैं, टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण का अर्थ सीधा है कि जैसी होना चाहिए वैसी नहीं बच रही है। फिर जरूरी नहीं है कि उसमें कीटाणु ही मिले, रोगाणु ही मिले तो ही प्रदूषित होगी।
वो उपयोगी नहीं बन रही, पोषण क्षमता उसकी खत्म हो रही, तो वो नेचुरल कारण टेम्परेचर भी है उसमें। अब ये नेचुरल यहाँ ठीक है, इसमें एक आता है ट्री भी, आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं नीचे, उसके पहले ये घरेलू देख लीजिए, खनन यानी माइनिंग, पेस्टिसाइड का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज, डोमेस्टिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट, इन सब के कारण हमारे कारण हम ये सब देते हैं, हमारी वजह से ऐसे होता है। और नेचुरली कैसे होता है वो इस पिक्चर में देखिए। वर्षा से कैसे होता है, कोई बताएंगे? वर्षा वर्षा मैम सॉइल एसिड रेन वगैरह जैसे होती है। क्या होती है? सॉइल मैम इरोजन जैसे होता है मैम। एसिड रेन होती है, या तो हाँ बहुत अधिक बारिश हो जाती है जिससे फ्लड वगैरह आ जाता है, तो वो हाँ। भी। तो नुकसान फिर कैसे करती है? आ तो एसिड रेन का तो ठीक है, समझ में आ गया कि उसका उसने इफेक्ट डाला, और दूसरा जो कारण बता रहे हैं उससे कैसे इफेक्ट होगी? मैम फ्लड से ऐसे होगा ना कि फिर मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, कहीं कुछ भी हो रहा है, अगर जैसे फसल वगैरह खराब होती तो वो भी एक तरीके का सॉइल पॉल्यूशन है ना। मैडम क्या होता है कि मिट्टी के लेयर का जो टॉप लेयर होता है, इट इज उर्वरक क्षमता होती है, कुछ चीज को पैदा करने की उत्पत्ति होती है। तो जब वर्षा होगी तो उसकी जो फर्स्ट परत है और सेकंड लेयर वो बहा के चल जाती है, तो उसकी उर्वरक क्षमता बहुत ज्यादा घट जाती है। बाढ़ आना बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाढ़ मिट्टी जहाँ जब बाढ़ खत्म होती है तो उसकी एक नई मिट्टी होती है, जहां पर ऐसे आपने देखे होंगे गंगे के किनारे जितने हैं मैदानी भाग, वहां पर कुछ खरीफ की फसल तो नहीं हो पाते, लेकिन बाकी के फसल बहुत अच्छे होते हैं। तो वो मतलब वर्षा से बहुत तेज हुआ तो उर्वरक क्षमता जो जहाँ पैदावार हो रहा है उसकी कमी हो जाती है। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में चावल बहुत अधिक होते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। हम देखते हैं पंजाब में, हरियाणा में, इधर गेहूं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती, तो पर्टिकुलर एरिया में हमको पता है इस एरिया में ये चीजें अच्छी होती है। लेकिन इस टाइप की जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, बाढ़ हो गई, तो उसमें क्या हो गया कि उसका जो मिट्टी वहां थी वो चली गई बह के, उसकी जगह पे दूसरी आ गई। तो सही कहा है आपने कि उसके हर एक मिट्टी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण उसमें वैसी वाली फसल पाई जाती है। लेकिन वो उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने से क्या है, वहां का फिर उसका जो वो पैदावार दे रही थी उसमें कमी आ जाएगी, पोषण उसकी जो उसकी उत्पादक क्षमता है वो उसकी क्या है, कम हो जाएगी। अब ये हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तूफान जैसी कंडीशन दिख रही है, आंधी तूफान जो चलते हैं, इसमें भी जैसे बारिश के कारण बरसात में बह के चली जाती है, ऐसे ही हवा से मिट्टी बह के चली जाती, उड़ के चली जाती है, तो उसमें उसकी परत के जो भी पोषक तत्व है, ऊपरी परत उसकी हट जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज एक और है, इसमें ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़ जाते हैं, वृक्ष बड़े बड़े जड़ सहित ये तो उखड़ जाते हैं। पॉल्यूशन, मैडम पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? फिर पोषक तत्व अगर हट भी जाते हैं कहीं तो हाँ, पॉल्यूशन कहाँ हुआ ये? हमने इस मृदा प्रदूषण में पर्टिकुलर ये देखा ना कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि इसमें जीवाणु और कीटाणु मिल रहे हैं तो ही प्रदूषण, इसमें देखना है कि उसकी उत्पादक क्षमता, मतलब जैसी होना चाहिए वो वैसी नहीं रह गई उस पर्टिकुलर जगह के लिए, तब भी वो प्रदूषित कहला रही है मिट्टी। पोषण क्षमता मेन उसका पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है मिट्टी का, पोषण देना, प्रत्येक जीव को पोषण प्रदान करना, सबके लिए कुछ ना कुछ उसने अपने अंदर समाहित रखा है। लेकिन सबकी वो उसका चेंज हो गया, कंपोजिशन ही बदल गया उसका। तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना एक आपका मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स और वो आ गई हैं कुछ वो भी होते हैं ना, ये? वो भी हो रहे हैं हवा के थ्रू, जब मिलके, जैसे हवा में एयर पोल्यूशन में जा रहे हैं कीटाणु मिलके, हम्म। तो वो भी जा रहे हैं। मैं सब चीजें बता रही हूँ मतलब कि पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जिन्हें कहते हैं वो भी हाँ वो भी है, वो सब ये आएगा थे। इसमें, हाँ, मिल भी रहे हैं और उसकी चीजें जा भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका टोटल क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है?
नहीं है क्लियर? डाउट है? क्लियर है मैम। ओके। अब ये दिख रहा है टेम्परेचर से कैसे हो सकती है? मैम टेम्परेचर से ऐसे हो रही जैसे मैम क्या होता है कि जैसे गर्मी के मौसम में जो फसल होते हैं उस समय मैम क्या हो रहा है कि मिट्टी जो ब्लैक मिट्टी है वो धूप की वजह से मैम उसमें दरारें आ जा रही हैं और मैम फसल सही से हो नहीं पा रहा है और उनका जो मैम ये प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा घटती जा रही है मैम। टेम्परेचर की वजह से हीट हो जा रही है मैम। इस बहुत वजह से ज्यादा मिट्टी टेम्परेचर भी ठीक बहुत नहीं ज़्यादा होता है, मैम। वो भी नुकसान करता है। क्यों? इस मिट्टी के अंदर जो जीव है, आवाज़ सही से नहीं आ ओजोन रही है। पोल्यूशन हो जाता है मैडम मेरे ख्याल से। हाँ, और जो इसके अंदर जीव आवाज़ रहते सही हैं। नहीं आ रही है मैम। आवाज सही नहीं आ रही है? जी मैम। नहीं मैम आ रही है, आपकी अच्छी आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए थोड़ा। जो इस मिट्टी में नमी एक तो होती है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो नमी उसकी खत्म हो जाती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी होती है। तो धीरे धीरे वो पौधे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, डिकम्पोजर रहते हैं, या मिट्टी के अंदर भी कुछ जीव रहते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो फिर इस मिट्टी का जो एक चक्र चलता है ना, डिकम्पोजर उसमें मिट्टी में दबे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनका डिकम्पोजिशन का जो काम करते हैं वो इफेक्ट होता है। तो भी फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी गड़बड़ हो जाएगी, उसका सारा कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। और हाँ क्या कह रहे हैं आप? कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑफ कर लीजिए। किसका ऑन रह गया है? फिर नोनीता यहाँ जी का मैम। कर लीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वालामुखी या लावा जो है ज्वालामुखी का, वो भी क्या करता है, नीचे से एकदम से निकलता है और उसकी जो सामान्य गुणवत्ता है मिट्टी की उसको चेंज कर देता है, खराब कर देता है। और लावा तो एकदम कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। तो वो भी वही काम करेगा कहीं ना कहीं, जो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर से सन की ज्यादा हाई, मतलब हाई क्या कहना चाहिए, ज्यादा ज्वलनशील किरणों से जो हो रहा है वो ही वही काम वैसे साइड काम। निकलती है ज्यादातर तो हाँ बालकनी से। हाँ, तो वही काम ये भी कर रहा है। अब ये हो गया आपका भूकंप आ गया, तो भूकंप में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है, बड़ी बड़ी दरारें जो चलती हैं और बड़े बड़े मतलब सब कैसा कैसा होता है इसमें भूकंप में। भूकंप का तो सभी ने देखा है ना। मिट्टी में ध्वल दरारें आ जाती है मैम काफी दूर हाँ दूर तक। हाँ। जो और ओरिजिन पॉइंट होता है 200-300 किलोमीटर तक पूरी वो मिट्टी फट जाती है। हाँ, इससे कैसे होगा, प्लांट से। बाकी सब तो आप फिर भी समझ लेंगे, प्लांट से कैसे? प्लांट तो हम सब अच्छे मानते हैं, प्लांट तो हम ये अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे पेड़ जो होते हैं ज्यादा आंधी तूफान में उखड़ जाते हैं, तो वो उसकी मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है, एरोजन हो जाता है, मतलब मृदा अवनमन हो जाता है, अपक्षय हो जाता है, मृदा का हट जाती है अपनी जगह से। लेकिन ये फिर इसको क्यों बोल रहे हैं प्लांट को पोल्यूशन कर रहे हैं? ये कौन से ट्रीज है? मैम इक्लिप्टस, सफेद हाँ। इक्लिप्टस में सफेद वो क्या करता है, यदि यदि आपके खेत के बगल में है तो पूरे मैम पानी को सोख लेता है। पानी की मैम आपके सॉइल की नमी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि अपने खेत के बगल में इक्लिप्टस सफेदे का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। लोग तो कुछ इसी की खेती करते हैं लोग तो, जी मैम। बड़े नहीं वो लेवल तो पर। अलग होता है ना। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये इमारती लकड़ी होती है और इसमें कीट नहीं लगते, कीटाणु नहीं लगते हैं, और इसका जल्दी से अपघटन नहीं होता। ये एक बड़ा कारण है। जब ये इसके पत्ते और छाल टूट कर गिरते हैं ना, तो इनका जो डिकम्पोजर होते हैं वो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो ये भी फिर क्या करता है, जहां भी ये गिर रहे हैं वहां मिट्टी में मिल तो रहे हैं,
और मिट्टी की फिर क्या है, उर्वरा शक्ति को खराब कर रहे हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, पानी अकेला नहीं खींचते हैं, पानी के साथ साथ आस बहुत तेजी से देखा होगा आपने, बढ़ते बहुत तेजी से है, बहुत ज्यादा पानी खींचते हैं। पानी के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उन सबको भी बहुत तेजी से, पोषक तत्व हैं उनको बहुत तेजी से खींचते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया की मिट्टी में पोषक तत्वों की भी बहुत कमी हो जाती है। और ये हवा के साथ आप एकदम सही बोल रहे थे कि हम पानी में भी, पानी के बहाव से भी और हवा के, हम खेतों में वो उसमें आएगा, मानव जनित में आएगा कि हम डाल रहे हैं रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, पौधों की वृद्धि के लिए हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। तो ये सब बारिश में बह बह के दो तरीके से, या तो रिस रिस के जमीन के अंदर चले जाते हैं, अगर बूंदा हल्की, आपने देखा ना दो तरह की बारिश होती है, एक तो बहुत तेज होती है तो उसमें सब चीजें बह जाती हैं, और एक होती है धीमी धीमी धीमी, तो उसमें चीजें मिट्टी में जाती, तो वो धीमी धीमी है, अगर खेतों में डली हुई है, केमिकल्स डले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ, पानी के साथ, पानी से रिस कर नीचे मिट्टी में चले जाएंगे। और वही चीजें बनी हुई है, तो वो अगर मिट्टी में खेतों में हम डाल रहे हैं, खेतों की तो मिट्टी उड़ उड़ के जाती है, तो वो साथ में चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये हो गया कैसा, नेचुरल। अब आएंगे हम जो मृदा प्रदूषण के मानव जनित कारण है, उसमें क्या है, मृदा का क्षरण, माइनिंग, सॉइल पोल्यूशन, एग्रीकल्चर, हाउस वेस्ट और प्लास्टिक। ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप सब समझ गए हैं इनको, चीजें सब वही हैं। क्लियर है, क्लियर है ना ये सब? यस मैम। नेक्स्ट हमारा ये वही चीजें हैं कि क्या 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 कारण है, मृदा में चीजें कैसे कैसे जा रही हैं उसको प्रदूषित करने के लिए। ये है हमारा वेस्ट, हम अपने घरों से जितना भी कचरा निकालते हैं वो सब आप अपने आसपास देखते ही होंगे, यहाँ वहाँ हर जगह ढेर लगा रहता है कूड़े का, और घरों से निकल के भी कहीं एक एरिया चुन लेते हैं, वहां जाके ढेर लगाते जाते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है भोपाल में, वहाँ एक भानपुर एक बस्ती है, उसके पास वही भानपुर में एक बहुत बड़ा एरिया उनने लिया और वहां पे ढेर लगाते गए। अब उसके ऊपर उनने उसको कचरे के ढेर से पहाड़ बना दिया पूरा कचरे का, और उस पर लिख दिया आई लव भोपाल। तो कचरे के ढेर पे ही बैठना है हमको एक दिन, लेकिन नीचे का सब खराब होता जा रहा है। इफेक्ट क्या है अब इसके, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? डिजीज ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन, कॉलरा और डिसेंट्री is caused when soil pollutants reaches water source। अगर पानी के थ्रू हमारे बॉडी में ऐसी चीजें पहुंच जाती हैं, विषाणु या जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस, तो क्या होगा हमको, एक तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हैजा, कॉलेरा मीन्स हैजा, और दूसरा हो जाता है डिसेंट्री मतलब पेचिश। अब पेचिश क्या वाला है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था अतिसार, आप में से किसी ने पूछा था डायरिया क्या होता है, अतिसार क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, अतिसार या डायरिया लूज मोशंस की कैटेगरी में आते हैं। डायरिया कई कारणों से हो सकता है, डायरिया विषाणु से यानी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, सॉरी जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हो सकता है, और विषाणु यानी वायरस से भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर में लिखा है, एक और होता है नाम उसका, एक IBS इरिटेबल बाउल होता है मैडम, उसका फ्री मूवमेंट होगा तो भी डायरिया हाँ होता है। हाँ, दो, एक तो कोलरा होता है, क्या है उसका नाम, कोलेरी, विब्रियो कोलेरी से होता है कोलरा, और ये पेचिस होता है, किससे होता है पेचिस, जीवाणु से होता है।
और दोनों में, डायरिया में और इनमें, इन दोनों में ही क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं। इन दोनों ही रोगों में लूज मोशंस होते हैं, लेकिन अंतर इसमें वोमिटिंग भी होती है। हैजा में आपको उल्टी और दस्त दोनों होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है आपको लूज मोशन ही होते हैं और खून आता है लूज मोशंस के साथ, ब्लड भी जाता है। और ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है अगर इसके साथ में मतलब सही टाइम से इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डायरिया में सिर्फ लूज मोशंस होते हैं, और ये डायरिया, इसमें डायरिया भी आ जाता है आपका दोनों ही कंडीशन में। मतलब डायरिया की ये नेक्स्ट स्टेज हम इनको कह सकते हैं। और ये मतलब कैसे है, जो पेचिश है या कोलरा है, ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के तो है ही रोग, साथ में ये इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। ये जो है स्पेशली पेचिस हम जिसको बोल रहे हैं, डिसेंट्री जिसको बोल रहे हैं, ये आंतों को इफेक्ट ज्यादा करता है। फिर इसके बाद में ब्रेन पे कैसे होता है, ब्रेन एंड नर्वस डिसऑर्डर। अगर सॉइल में ऐसे पोल्यूटेंट्स मिल जाए कुछ जो हमारे, वही है पोल्यूटेंट्स, कैडमियम जो हमने एयर पोल्यूशन में भी पढ़ा था, या लेड है, ये अगर हमारे बॉडी में पहुंच जाए तो कैसे करेंगे। ब्रेन में एक तो लेड होता है, तो लेड क्या करता है, लेड जो है उसको कम कर देते। बच्चों का जो, कई बच्चों का ना विकास रुक जाता है उसका। बोलते हैं ना, कई बच्चे हमको ऐसे दिखते हैं कि समय के साथ वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उतना उनका माइंड नहीं चल रहा है, पिछड़े हुए समस्यात्मक बालक जिनको बोलते हैं, सोचने समझने की उनकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं रहती है। तो वो लेड के कारण होता है कि ठीक से माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्रेन का। और एक होता है कैडमियम। कैडमियम क्या करता है, कैडमियम आपका करता है कि जो माइंड से बॉडी को और बॉडी से माइंड को सिग्नल्स जाते हैं ना, तंत्रिकाएं पढ़ते हैं, अलग अलग तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और संवेदी तंत्रिकाएं, उनको इफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है नेगेटिवली। और एक और चीज होती है मरकरी। मरकरी क्या करता है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है ब्रेन की, वर्किंग इफिशियंसी जो होती है, उसको इफेक्ट करता है। ऐसे करके ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। फिर क्या है, कैंसर। अब कैंसर हम हर जगह पढ़ रहे हैं, हमने उसमें भी पढ़ा, हमारे सबसे पहले एयर पोल्यूशन में भी पढ़ा, वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा, हर जगह आ रहा है। और आजकल आपने कभी विचार किया, कभी विजिट हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं और उसमें अगर कैंसर का भी है, ओपीडी है, उसमें देखते हैं डॉक्टर बैठते हैं, तो आप देखोगे वहां कितनी लंबी कतार रहती है। आज की डेट में अभी मैंने देखा था, ग्लोबली लगभग 2 करोड़ लोगों को कैंसर है, और 2022 में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है कैंसर से। और ये जो है परसेंटेज 77% आने वाले समय में बढ़ने के चांसेस हैं। ये कुछ रिसर्च कह रही है ऐसा। तो आप खुद सोच लीजिए कि भयावह कंडीशन है, और ये सब हमारे कारण भी है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से भी होती है चीजें, लेकिन मेन रोल हमारा ज्यादा है। प्राकृतिक कारण भी तभी हो रहे हैं ना, जबकि हम वेस्ट छोड़ रहे हैं। वो वेस्ट, प्रकृति तो बस उस वेस्ट को इधर से उधर कर रही है, वो उसकी नेचुरल चीजें पहले भी रहती थी, उसको हमने नाम अभी दे दिया क्योंकि हमारे कारण अब उसमें विषैले तत्व मिल गए हैं, और वो विषैले तत्व जाके उन प्राकृतिक कारणों से इधर से उधर हो रहे हैं, तब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो स्थिति एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि नेट जेआरएफ में एनवायरमेंट को जोड़ा गया है। हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे कारण पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और जो, जैसे हम योग वाले हैं, तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा इससे ये डिजीज हो रही है, इससे ये डिजीज हो रही है, तो हमको इस पे काम करना है। हमें काम करने के लिए एरिया भी मिल रहा है एनवायरमेंट को पढ़ने से। एक ये भी इम्पोर्टेंस हो गया उसका। सॉरी, अब इनको हम थोड़ा सा देख लें टेक्निकली। भारी धातु विषाक्तता, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी।
क्या हो रहा है इसमें? कैडमियम, ऑर्गेनिक एवं निकेल जैसी हैवी मेटल्स जो है वो प्रदूषित कर रही हैं मृदा को, और मानव शरीर के संपर्क में आने पर कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे, इन सब के मरीज आपको हर हॉस्पिटल में भर भर के मिलेंगे। परसेंटेज हमको कम दिखता है, अगर ऐसे देखें हम तो संख्या बहुत ज्यादा है। फिर जल संचरणीय रोग कौन से हो जाते हैं मृदा प्रदूषण के कारण? प्रदूषित जल से अभी हमने पढ़ लिया, पेचिस, डायरिया और टाइफाइड हो जाते हैं। ये सब लगा दी है। एक शिगेला नामक जीवाणु से होता है, पेचिस जो है शिगेला नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से कॉलरा होता है। डायरिया होता है रोटा वायरस, आपने सुना होगा। मेनली सामान्यतः हमको जो घर में आमतौर पे हम देखते हैं कि डायरिया हो जाता है तो वो रोटा वायरस से होता है। इसके अलावा और भी 2-3 है। एक एंडोवायरस होता है, एक्टोवायरस होता है, और एक होता है नेको वायरस एक होता है। ऐसे करके 3-4 वेराइटीज की हैं, इनसे होता है डायरिया। टाइफाइड फीवर, ये भी स्पेशली ये करता है हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और लार्ज इंटेस्टाइन को करता है। ये सारे उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है, कभी ना कभी मतलब बहुत सारे लोग इससे शिकार हो ही जाते हैं। हमारे फैमिली टच में हम देखते हैं कि ये अगर हो जाता है तो लंबा समय एक लगता है ठीक होने में। हुआ है, देखा है सबने? जी मैम। पहले मैडम। पहले तो ऐसा चलता था कि भाई मतलब घरों के हम अपने नियम कानून को चलाते थे कि घर में तड़का नहीं लगाना है, उसको अलग टाइप से भी जोड़ लिया जाता था। और अन्न नहीं खाना है, तो अन्न नहीं खाना है क्यों इसमें कहते थे? मेन कारण यही है उसको, मतलब अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो वायरस खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं इस वाली कंडीशन में, तो वो मरता नहीं है, इसलिए उसको खाना भोजन उसका बंद कर देते हैं इसको ठीक करने के लिए। अन्न डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इस समय पे अन्न यानी ग्रेन समझ लो वो नहीं खाना है। मृदा प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, एलर्जी और श्वसन विकार, उद्गार के मतलब वोमिटिंग जो होती है उसके माध्यम से प्रदूषित मृदा के संपर्क में आने पर ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। त्वचा विकार, प्रदूषित मृदा से प्रभावित जल से उद्गार, डकार होगा ना, जी मैम। सॉइल, हाँ डकार होगा। खुजली, रेशेज और अन्य त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। प्रदूषित मृदा के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थों के सेवन से विभिन्न हानिकारक रासायनिक पदार्थों के कारण कैंसर रोग भी हो सकता है। ये चीजें जो हमने कैंसर कारक पढ़ी है वो अगर मिट्टी के थ्रू उस मिट्टी में मिट्टी के थ्रू काय में गए हैं, जो भी उस मिट्टी से भोजन उत्पन्न हो रहा है उसमें गए, वो हमने डायरेक्ट खा लिए। अब जैसे खादों का प्रयोग कर रहे हैं, फसलें लगी हुई हैं, मूंग का ज्यादा उत्पादन करने के लिए, गाजर का उत्पादन ज्यादा करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने ज्यादा केमिकल डाली, हमको बिना धोए हमने घर में लाके कई हम यही करते हैं ना, बॉयल पानी में, ये कम से कम सादा पानी में तो धो ही ले ताकि वो उसके जो विषैले तत्व है वो बह जाए, जो रसायन है वो बह जाए। नहीं धोए वैसे ही खा लिए, वो पहुंच गया बॉडी में पहुंच के क्या करेंगे? ऐसी सब प्रॉब्लम्स वो खड़ी कर देंगे। अभी हमारा पॉल्यूशंस हो गया कंप्लीट। अब पॉल्यूशंस के लास्ट पार्ट है ये वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ भी ऐसे पढ़ने की जरूरत है, सारी पिक्चर से ही आपके दिमाग की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो हमने ऊपर सारे पॉल्यूशंस पढ़े हैं उन सब को जन्म देने वाले यही है। किस किस टाइप के हैं बस ये देख लीजिए। वेस्ट मटेरियल ये हो गया प्लास्टिक का, सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड में सारे आ जाएंगे आपका प्लास्टिक की बोतल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आ जाएंगे सॉलिड में। फिर उनको अलग से लिक्विड में क्या आ जाएंगे, जितने भी केमिकल्स हम अलग अलग यूज में लाते हैं, जैसे
ऑयल्स यूज करते हैं हम गाड़ियों में, वाहनों में, घरों में भी हम करते हैं, कई तरह के पेंट करते हैं। तो पेंट के लिए जो जो मटेरियल यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो जब जब जैसे भी वाटर में जा रहा है तो वो सब क्या कर रहा है, उस वाटर को पोल्यूटेंट कर रहा है। मिट्टी में भी जा रहा है, वाटर के साथ में मिट्टी में भी जा रहा है। जो चीज पानी में गई है डेफिनेटली मिट्टी में जाएगी ही जाएगी। और ये केमिकल जो, इसको हम हॉस्पिटल का लिक्विड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। एसिड हो जाते हैं कई टाइप के, या कई दवाइयां हैं जो उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, वो भी हो सकती है। कई केमिकल होते हैं, केमिस्ट्री की लैब के केमिकल होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो जाएंगे वाटर में मिलेंगे और उसको पॉल्यूटेट करेंगे। मिट्टी में जाएंगे, फिर वो मिट्टी जब सूख जाएगी या सूखी मिट्टी में मिल गई किसी तरह से जाके, फिर वो मिट्टी तूफान के साथ उड़ेगी, हवा में जाएगी, हवा में चले जाएंगी। ये सब तो एक साइकिल इसका भी बना हुआ है। ये है केवल हॉस्पिटल का या मेडिकल का कितना वेस्ट है। ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, रैपर्स हैं, मेडिसिन के सिरिंज हैं, निडल्स हैं, ये इतने सारे हैं। अकेला प्लास्टिक का सॉरी मेडिकल का वेस्ट है ये। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हम आए दिन नया फोन आ जाता है, नए आविष्कार हो जाते हैं, हर डिवाइस का नया वर्जन आ जाता है, हम लेटेस्ट को ले लेते हैं, पुराने वाले को या तो किसी को दे देते हैं और काम करना। और होता भी है, वो उनकी भी एक लाइफ होती है, 3 साल से ज्यादा बहुत कम डिवाइस होती है जिनकी लाइफ होती है। जैसे सेल फोन वगैरह में तो ऐसे ही होता है, वो बनाते ही इसी तरह से हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अधिकतम 5 साल चला लिया किसी ने। तो इनको क्या करते हैं फिर, ये इनको अगर ऐसे हैं, ये इनको कोई लेता भी नहीं है और हमारा मन नहीं होता, फिर हमको लगाव हो जाता है, अरे यार ये मेरा है, तो छूटती नहीं है चीजें और घर में पड़ी रहती है, या उठा के हम कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो जब कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं तो फिर वो वेस्ट मटेरियल हो जाती है। ये कंप्लीट हो गया हमारा, क्या कंप्लीट हो गया, पॉल्यूशन और इन ह्यूमन और एनवायरनमेंट के जो रिलेशन है, संबंध है, वो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है 7th टॉपिक, लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पूरा सिलेबस है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इस पे। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जैव विविधता संधि। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये और आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि डेट ऑफ एडॉप्टेशन, कब इसको अपनाया गया। अधिग्रहण लिखा है ना, अधिग्रहण का मतलब ही होता है स्वीकार कब किया गया, अपनाया कब गया। 5 जून 1992। हम 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैव विविधता संधि या कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी CBD इसी दिन हुआ था 1992 में। इसका जो पर्पस था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जैव विविधता का संरक्षण इसका पर्पस था। इसके घटकों के विनियमित उपयोग और जेनेटिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों को न्याय संगत और समान बांटना। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं या कुछ इसमें दिक्कत है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, थोड़ा बोल सकते एक तरीके से, परिवर्तन। नहीं, परिवर्तन नहीं, विविधता का मतलब होता है वैरायटी। अब वैरायटी मैम। हाँ, गाय दिख रही है, गाय आपको नीली भी दिखती है, लाल भी, सॉरी नीली तो नहीं दिखती है, काली, लाल और कहीं कहीं पे दोनों मिक्स, सफेद और काली मिक्स मिलती है। हाँ, और बिल्लियां की बहुत सारी प्रजातियां हैं, वैरायटी है। इसके लिए एक पूरा फॉलो होता है, जो एक याद है मैं किंगडम बता रही थी, पंच जगत किंगडम, इसमें प्रोटोजोआ, मोनेरा, शैवाल,
उसके बाद प्लांट, उसके बाद आते हैं जीव। जीव मतलब जंतु जगत, जिसमें मल्टी सेल्यूलर जो आते हैं, वेल डेवलप्ड जो जीव जंतु होते हैं, उसमें ह्यूमन भी आते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें आते हैं। तो ऐसे ही फिर हर एक के अंदर अब उसमें भी बांट दिए बहुत सारे, जैसे वर्टिब्रा वाले आ जाएंगे, नॉन वर्टिब्रा वाले आ जाएंगे, मतलब जिनमें पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, कई में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कुछ रेंग के चलने वाले होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, कुचक कुचक के मेंढक जैसे चलने वाले होते हैं। तो ये क्या है, ये वैरायटी है अलग अलग जीवों की, अलग अलग तरीके के, और एक में ही बहुत सारे। अब हम अपने में ही, मनुष्य में ही देख लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हमने बना ली, लेकिन भगवान ने उसके अलावा बहुत कुछ अलग बनाया। कोई छोटी हाइट का है, कोई बड़ी हाइट का, किसकी हाइट नहीं बढ़ती है, कोई काला है, कोई गोरा है, कितने अंतर है। तो इनको भी सबको अलग अलग उसमें रखा गया है। ऐसे ही जीव जंतुओं की जो वेराइटीज होती हैं, उनको भी बहुत सारी अलग अलग उनको बोला जाता है फाइलम। पहले फाइलम में बांटते हैं, पहले किंगडम आता है, किंगडम आ गया जंतु या जीव जगत, फिर उसमें आ जाता है उसका फाइलम आ जाएगा, फिर उसके बाद उसकी क्लास आ जाएगा, फिर उसका ऑर्डर आ जाएगा, फिर स्पीसीज आ जाएगी, फिर जीन आ जाएगा। ऐसे करके उसको इतने सारी उसकी, मतलब अब जिसमें एक जैसे होंगे, वो इन सारी चीजों में एक जैसा होना चाहिए, तब उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। एक स्नेक की प्रजाति है, उसमें ये सारी चीजें जब एक जैसी होंगी, उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, दूसरे को दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। ये है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर, कि उसका संरक्षण करना है, उसका कंजर्वेशन करना है। इसके लिए स्वतंत्र अधिकार देशों के पास अपने जैविक संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकार है। मतलब जिसके पास, जो जिसके एरिया में आते हैं, जो वैरायटी, जो डाइवर्सिटी आ रही है, उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है, मतलब अधिकार है, यानी नियंत्रण है उनका। पूर्व सूचित सहमति PIC, जेनेटिक संसाधनों का उपयोग करने से पहले देशों को सूचित किया जाना चाहिए। अगर हम यूज कर रहे हैं, जिसके एरिया में आ रही है, तो उसको बताना पड़ेगा। उससे अब सूचित करने का मतलब यही तो है ना, कि आपके नॉलेज में हम लेके आ रहे हैं, नोटिस देना पड़ेगा। पहुंच और लाभ बांटन, जेनेटिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत साझा करने को सुनिश्चित। मतलब अगर किसी स्पीसीज से, किसी, यहाँ सिर्फ आप पेड़ पौधे जीव इसी की बात नहीं हो रही है, मतलब हम पेड़ पौधों को भी लेके चल रहे हैं ना, जीव में वनस्पति भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनमें भी, वो भी ब्रीदिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, फीचर्स उनमें भी है। तो इन सभी से जो लाभ होगा, जंतुओं से भी और पेड़ पौधों से भी, उन सब को क्या करना है, उनसे जो बेनिफिट है उसको साझा करना, उसका उपयोग साझे रूप से करना। अगर जरूरत है, जैसे अभी मान लो पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक के लिए क्या हो रहा है, कोरोना का फिर वैक्सीन बना रहे हैं, उस वैक्सीन में कौन सी चीज काम में आ रही है, तो वो काम आ रही, वो अगर कहीं ऐसी इनमें से किसी से आ रही है, इनमें से किसी सोर्स से वो आ रही है, तो जिस एरिया में है, जिस कंट्री के अंडर में है, उससे वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो सिर्फ अपने में ही रहेगी। इस संधि पे साइन करने का मतलब यही है कि जरूरत पड़ने पे वो दे देगी, मना नहीं करेगी। तो ये है उसका साझा उपयोग। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्रवाई योजनाएं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स, countries develop plans to implement CBD objective। देश योजनाएं विकसित करते हैं ताकि CBD के उद्देश्यों को कार्रवाई में बदला जा सके। मतलब ये जो इस संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं CBD के लिए, इसके लिए, और उस पे एक्शन भी ले सकते हैं
कि क्या प्लान बनाया जाए। मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए हो रही हैं, उनके प्रोटेक्शन के बेनिफिट के लिए भी, प्लस उनका यूज करके जो हम लोगों को बेनिफिट हो उसके लिए भी। जैव विविधता हॉटस्पॉट अब हम देखेंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं? भरपूर क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण। ये भी इसका एक क्या हो जाएगा, इसका एक पर्पस में आ जाएगा कहीं ना कहीं, कि जहां अब हॉटस्पॉट का मतलब है, मान लीजिए कहीं कोई ऐसा पक्षी है वो बिल्कुल समाप्ति विलुप्ति की कगार पे, यानी थोड़े समय में वो खत्म हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। जैसे गौरैया जो होती है हमारे घरों की, जो स्पैरो होती है, वो एक बीच में टाइम ऐसा आया था कि दिखना बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर उसको प्रोटेक्ट किया तो अब फिर ठीक है, दिखने लगी है बराबर। तो ऐसे ही कोई भी जीव हो सकता है, वो कोई भी प्राणी हो सकता है जो ऐसा लग रहा है कि इसका भाई खत्म हो सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रजाति समाप्त हो सकती है। उसके लिए उसको जिस एरिया में वो है, जिस जोन में वो है, उसको हॉट स्पॉट का नाम दे देते हैं, और उसके प्रोटेक्शन के जो जो उपाय हो सकते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए उनको उन ऐसे जो रीजन्स हैं, जोन्स हैं, उनकी पहचान करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अचीवमेंट और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों को न्यायसंगत और समान रूप से साझा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। एची जैव विविधता लक्ष्य, ये एक ही होगा कि एची होगा। जैव विविधता लक्ष्य 2020 तक जैव विविधता की हानि का संबोधन करने के लिए अधिकृत रणनीतियां और रणनीतिक लक्ष्य, ये एक्चुअली ना ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है। इसको इंग्लिश वाले से ही पढ़ लो, आप लोग समझ में आ जाएगा, है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ऑर्गेनिक थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये चैलेंजेस हैं। और ये इसके क्या है कि मतलब चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल सरल भाषा में देखिए। आप कुछ भी काम करेंगे तो चैलेंज क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको हॉट स्पॉट का मान लो कंजर्वेशन करना है, पहले तो उसको हमको सर्च करना है, तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आप ही लोग बताइए इसमें से। माइक ऑन करके बताइए। कोई नहीं बता रहे? लाइन पर है सभी लोग? अरे मैम यस यस चैलेंजेस मैडम। जो है मैम, हाँ बताइए। बता दीजिए प्रकाश जी, आप बता दीजिए। हाँ बताइए। कौन बता रहे हैं? मैम देखिए चैलेंजेस जो जैसे आज के में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हाउस हाउस होल्ड वेस्ट, या मैम पेस्टिसाइड्स वगैरह। हमारे फूड जो भी फसल वहाँ पे उत्पन्न हो रही है मैम, वो सब हमें चैलेंजेस ही तो आ रहे हैं। हमें उस टाइप के फसल पहले जैसे नहीं मिल रहे हैं। वो फसल से जो हम खाने में उपयोग कर रहे हैं, तो हमने पीछे देखा कि वो हमें बहुत ज्यादा हार्म कर रही हैं। ये सब चैलेंजेस ही तो हैं। इन सब से कैसे बचा जाए, या इसका क्या निदान निकाला जाए कि हम मतलब समाज में एक अच्छे सभी व्यक्ति को अच्छे न्यूट्रिशन फूड्स कैसे हम दे सकते हैं। ये सब मॉडल बना के हम इस पे जो सही है वर्क सही किया जा सही सकता बता रहे हैं आप। अच्छा प्रयास है। सबसे बड़ा चैलेंज हम खुद हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हम खुद है। हैं। आप खुद अपने आप से लगाइए। आपसे कहेंगे कि आपको 20,000 सैलरी मिल रही थी, आपसे कह देंगे नहीं अब 10,000 मिलेगी, तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा ये? नहीं मैम। मैम वजह क्या है कि एग्रीकल्चर पे मैम ये बात थोड़ा सा कम लागू होती है, क्योंकि मैम भारत देश के जो किसान है उनकी बहुत दयनीय स्थिति है मैम, और वो पढ़े लिखे भी नहीं है मैम। थोड़ी सी मैम
हर जगह की ये स्थिति है। हमको लगता है कि भारत की ये स्थिति है। हमारी पहले भी बात हुई थी, साउथ अफ्रीका चले जाएंगे आप तो वहाँ इंडिया तो बहुत अच्छी स्थिति में है उससे। साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ऐसी हैं बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है, और जी उनको तो मैम। इन सब चीजों से इतना कोई लेना देना भी नहीं है। एक्चुअली ये जो है ना, ये सारी जितनी भी संधियां और ये सब आए हैं ना, ये हमारे लिए तो आए भी नहीं है उतने, क्योंकि हम इतना कुछ करते भी नहीं है। हम आप करने लगे हैं क्योंकि हमारे अंदर दूसरे लोग आके बैठ गए हैं। आपने देखा है ग्लोबल पार्टनरशिप के दौरान तेजी से क्या हुआ, फ्रेंचाइजीज आई यहाँ पे, विदेशी बड़े बड़े मॉल आ गए हमारे यहाँ पे। सब देख रहे हैं, हर शहर में, हर सिटी में, इवन कस्बों में अब बड़े बड़े मॉल आ गए हैं। तो ये क्या है, ये विदेशी लोग हमारे यहाँ आए हैं लेके, और जैसे ही विदेशी आए उन्होंने जो पहले किया था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से हमको 20 साल 200 साल पीछे जाने में। 200 साल गुलामी के बाद हमने आजादी ली, और हम अब धीरे 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 वापस अब अलग टाइप से हम गुलाम। अब पहले वो आए थे हाथ पैर से चल के, डंडे की चोट पे हमको गुलाम बनाया था, और अब आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं, और ऐसे आ रहे हैं लालच दे दे के हमको कि हम आपको ज्यादा मुनाफा देंगे, ज्यादा पैसा देंगे। मुनाफा उनके पास जा रहा है, सब लालच हमारे पास आ रहा है, और हम अपने आप की जड़ें काटते जा रहे हैं। तो ये ऐसी जगह के लिए हैं ये सब चीजें जो इनको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के कारण बनी है। हमारा इतना रोल नहीं है इस सब में। हमारे यहाँ पे ऐसा है क्या? आज भी हम बहुत सोच समझ के हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं, हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, हम तो बहुत सोचते हैं। हमारे तो दिमाग में ऐसी बैठी है, लोग जिसको अंधविश्वास कहते हैं ना, वही पर्यावरण को बहुत ज्यादा बचाए रखे हुए हैं। जी मैम, ये बात तो सही है मैम। हर चीज को अगर हम ये दिमाग से हट जाए ना लोगों के, बहुत से लोग हैं नहीं मानते हैं इन चीजों को, क्या मतलब क्या रखा है इसमें, इसमें क्या है, तो उनका योगदान है अलग। और हम जो मानते हैं कि नहीं भाई ठीक है, इसमें देवता का वास है, इसमें देवी का वास है, जल चढ़ा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, प्रकृति को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी वजह से पर्यावरण बचा हुआ है, नहीं तो कब का स्वाहा हो गया होता। तो ये चैलेंजेस हैं कि इंसान अपना लालच करना छोड़ दे। हर इंसान को लग्जरी चाहिए, जमीन पे कोई नहीं सोना चाहता, डनलफ का गद्दा चाहिए, एसी के बिना रह नहीं सकता, थोड़ी सी अगर गर्मी हो जाए तो सहन नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी ज्यादा ठंडक हो जाए तो सहन नहीं कर पाएगा। तो इंसान समझौता कहीं नहीं करना चाहता, संधियां खूब बना लेता है। समझ पा रहे हैं चैलेंज क्या जी है? मैम। ये चैलेंज है। स्वस्थान जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में जैविक संरक्षण को संदर्भित करता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से प्राकृतिक और संरक्षित होते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करते हैं, जो संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गया ये स्वस्थान क्या होता है, बाह्य स्थान क्या होता है? बाह्य स्थान जैव विविधता का संरक्षण उन इलाकों को संदर्भित करता है, मतलब रेफरेंस है ना उनके लिए। चलो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लोकल बायोडाइवर्सिटी विच रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड अदर preserved region. These areas are particularly natural and conserved. ऐसा है, इसको ऐसे समझेंगे, ये भगवान ने बना दिया, हमने इसी को प्रोटेक्ट, इसके बाहर 2 सिपाही खड़े कर दिए रक्षा के लिए। ये हो गया स्वस्थाने या लोकल बायोडाइवर्सिटी। बहिर्स्थाने क्या है? विच pertains, कुछ गलत लिख गया है, टू द कंजर्वेशन ऑफ एरिया, प्रोटेक्ट आएगा यहाँ पे शायद, अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज और डेवलपमेंट। दिस, ये मतलब हमारे मतलब से इसको क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये भगवान ने नहीं करा, हमने बना लिया, क्योंकि हमने नुकसान पहुंचा दिया और हमको लग रहा है ये खतरे में है, तब हमने इसको घोषित कर दिया कि ये संरक्षित एरिया है। ये नेचुरल था, अपने आप था, उस पर हमने प्रोटेक्ट करी, और ये हमने बना के और फिर इसको घोषित कर दिया। ये
मतलब कैसा हो सकता है, ये वाणिज्य क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और उपयोगिता भूमि इसमें आ सकते हैं, खेती वाली भूमि भी आ सकती है, जबकि ये नेचुरल होते हैं, जैसे जंगल हो गए, जैसे पहाड़ों के एरिया हो गए, वो इसमें आ जाएंगे। किसी पर्टिकुलर पहाड़ों पर कोई विशेष स्पीसीज, या जो बर्फीले पहाड़ होते हैं उनमें कौन पाया जाता है, भालू पाया जाता है, सफेद भालू पाए जाते हैं, उनका संरक्षण करना। तो नेचुरल जो रह रहे हैं उनको सुरक्षा देना, कि हम वहां नहीं, अब जितना हो गया नुकसान हो गया, अब नहीं जाने देंगे लोगों को वहां प्रकृति को खराब करने के लिए। और ये हमने खराब कर लिया है पहले से, अब इसको हमको बचाना है, जो बची कुची रह गई उसको बचाना है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? ये और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। नेशनल पार्क इन C2 में आते हैं कंजर्वेशन, कौन से नेशनल पार्क, इसमें आते हैं बॉटनिकल गार्डन, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसमें जू आती है। डिफरेंस याद कर लेना मेजर कॉलम में, कि दोनों मतलब कौन सा किस में आता है, कैटेगरी पूछ सकते हैं इसकी। बायोस्फीयर आगार और कंजर्वेशन ऑन DNA लेवल, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन आगार। अब आगार क्या होता है ये आप पढ़ के आना, इसका मतलब, ठीक। आगार का मतलब क्या होता है नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगी कल। ये आज का होमवर्क है आपका। कम्युनिटी गार्डन, क्लियर है इतना? बताइए। यस मैडम। ठीक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है आज के टॉपिक